इस चीज़ को क्लियर रखें कि हम पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला दो मुल्कों का मसला है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मुल्क पर कब्ज़ा किया है आर्मी इन्वेजन के ज़रिए, और ये इलीगल है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर के लोग जो हैं उनके लिए तो इस वक्त बलूच कहना भी बहुत मुश्किल है। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों लोगों से साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात बलूचिस्तान की निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नैला बलोच कादरी जी से कराने जा रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि वो भारत के दौरे पे आई हैं तो उनके मेन मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, और वो भारत सरकार और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या तवक्को रखती हैं, क्या अपेक्षा लेकर आई हैं, और वो किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों के विकास और उनके जीवन के संरक्षण और उत्थान के लिए भारत से मदद चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर नैला बलोच कादरी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत हमारा बहुत ही बलोचों का एक करीबी मुल्क है और हमें बहुत प्यार है भारत से। आज से नहीं है, भारत और बलूचिस्तान का हजारों साल का रिश्ता है। तो भारत आना हमें अच्छा लगता है और भारत के लोगों से मिलना हमें अच्छा लगता है, और हमें एक एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है। जो प्यार हमें भारत से मिलता है, भारत के लोगों से, उससे हमें अपना जो संघर्ष है, जो अपनी स्ट्रगल है, उसको आगे बढ़ाने में ताकत मिलती है। और भारत आने से पहले हमने यूरोप का दौरा किया और यूरोप में हमने जर्मनी और ब्रसेल्स, इसके बाद हम स्विट्जरलैंड गए, फ्रांस गए और एम्स्टर्डम गए। तो हमने यूरोप के कई मुल्कों का भी दौरा किया इससे पहले, और भारत के दौरे के बाद आगे मज़ीद मुल्कों का दौरा करना है। और जो बलूचों की मुख्तलिफ लीडर्स की टीम है, वो इस वक्त वो दौरे की वहाँ तैयारी कर रहे हैं। तो कैसी तैयारी मुकम्मल होगी तो हम अपना दौरा भारत का मुकम्मल करके दूसरे मुल्कों की तरफ शिफ्ट होंगे, जाएंगे। तो हमारा बुनियादी जो मकसद है वो दुनिया भर में ये बात वाज़ेह करना है कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। 700 साल तक बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क रहा, 27 मार्च 1948 तक। तो 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने फौजी हमले के जरिए एक आज़ाद मुल्क को कब्जे में किया, और उसके बाद से बलूचों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया और बलूचों को मारना और जेलों में डालना, टॉर्चर करना और उनको किसी भी तरह की तरक्की से रोक देना। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, पढ़ने नहीं देते, जॉब नहीं देते। और जो बलूचिस्तान के बॉर्डर हैं ईरान और अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ बॉर्डर्स के दोनों तरफ बलूच ही रहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में और एक अफगानिस्तान में है। तो वहाँ पर बलूचों को ट्रेड करने नहीं देते, बिजनेस करने नहीं देते, अपने अजीज रिश्तेदारों से मिलने नहीं देते। और खुद पाकिस्तान की फौज यहाँ पर मंशियात का कारोबार करती है, ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारे जराइम करते हैं। लेकिन बलूचों को खाने की चीजें, आटा, चावल, चीनी भी ले जाने इधर से उधर इजाजत नहीं देते। और जो बलूचों का समंदर है 2000 किलोमीटर, जो बहरे बलोच है इंडियन ओशन में, उसमें बलूचों को मछली पकड़ने की इजाजत नहीं है। और जो हमारा हजारों साल का एक तरीका रहा है जिंदगी गुजारने का, जो समंदर के किनारे लोग रहते हैं उनका, ऐसा है। तो हमें मछलियां भी पकड़ने नहीं देते,
दीवारें खड़ी कर दी हैं, हमारी जहाँ कश्तियाँ खड़ी होती थी वहाँ, और चीन पर बेच दिए हैं बलूचिस्तान के साहिल। और चीनी ट्रॉलर जाकर इलीगल गैर कानूनी फिशिंग करते हैं और हमारे समंदर खाली कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन रही बलूचिस्तान की, उसको अब जो हालात हैं गुज़िश्ता 20 साल से, वो अब नस्ल कुशी पे आ गए हैं। पहले हमारी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी, उसको अब नस्ल कुशी में बदल दिया गया है। उसकी जो शिद्दत है हमें मारने की, वो बहुत बढ़ गई है। बलोच होना जुर्म है। बलोच को अगर वो बलोची कपड़ों में किसी को देखते हैं तो उसकी मूछें काट देंगे, उसके कपड़े काट देंगे। बलोची कपड़ों में अगर कोई औरतें जा रही हैं, खवातीन जा रही हैं, उनकी तलाशियां लेंगे। ये खुद को मुसलमान कहते हैं। क्या किसी मुसलमान को उसकी शरीयत ये हक देती है कि वो एक दूसरी किसी औरत के बदन को हाथ लगाए? क्या ये हलाल है किसी औरत के बदन को हाथ लगाना और तलाशी लेना? नहीं, उठा कर ले जाते हैं और उनके पास इंतहाई कभी और जलील हरकत भी कर रहे हैं बलूच खवातीन के साथ। उन्हें टॉर्चर करते हैं और उनकी इसमत बरी करते हैं। और ये जो बेआबरू कर रहे हैं बलूच औरतों को, ये हमारे लिए बहुत तकलीफदेह हालात पैदा हो गए हैं। और बलूच जो नौजवान लड़कियां हैं वो खुदकुशी पे कर रही हैं कि जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई फौजी कैंप से उन्हें बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आओ और हमारे साथ ये जिंदगी काम करो, तो वो खुदकुशी कर लेती हैं। क्योंकि और तो कोई पनाह है नहीं, ना वहाँ कानून है, ना वहाँ कोई अदालत है, ना कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो नौजवान बच्चियां खुदकुशी करा गई हैं। डॉक्टर नहला जी, एक सवाल है। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का अंग है। ऐसे हालात में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जो कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसरित है, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध हो, हर मामले में उनकी बात मानते हैं विश्व के बड़े नेता। तो यूनाइटेड नेशन में तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी क्या मदद कर सकते हैं? यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यूनाइटेड नेशन की ये जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर कि जब 1948 में पाकिस्तान ने एक आजाद मुल्क पर हमला करके कब्जा किया जी, तो ये नरेंद्र मोदी जी से पहले यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान से ये गैर मुल्की कब्जा खत्म करवाएं, बलूचिस्तान से पाकिस्तान का गैर मुल्की कब्जा खत्म करवाएं। और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें जो नया नया पाकिस्तान बना था बरतानिया की मदद से, तो उन्होंने उस पर दस्तखत किए हुए हैं पाकिस्तान और बरतानिया ने। बरतानिया की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत, तीन मुल्कों की हुकूमतों के मुश्तरका दस्तखत से जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 4 अगस्त 1947 को, उसमें इन्होंने इस चीज को तस्लीम किया है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है, एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। तो 3 मुल्कों का मुआहदा हुआ था। बलूचिस्तान इनके अपने किए हुए दस्तखतों के मुताबिक भी इनसे पहले से एक आजाद मुल्क था। तो यूनाइटेड नेशन इसको अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और इस चीज पर जो हमारी हमेशा यूनाइटेड नेशन में जो प्रेजेंटेशन रही हैं, हमने इस चीज को हमेशा रखा है और दुनिया के सारे फोरम्स पर कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू, इंटरनल मसला नहीं है, ये 2 मुल्कों का मसला है, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको यूनाइटेड नेशन भी जानता है, इसको दुनिया के सारे मुल्कों की हुकूमतें भी जानती हैं और इसको हिंदुस्तान की हुकूमत तो सबसे बेहतर अच्छे से जानती है। तो इसमें ये कहना कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला नहीं है, ये 2 मुल्कों का मसला है। और इसमें वहाँ कानून की बालादस्ती की बात है।
तो हमें ये मौका दिया जाए ना, हमें इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें हमें मौका दिया जाए, बुलाएं पाकिस्तान को भी और हमें भी बुलाएं, और हम साबित करते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और सिर्फ वो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ में हम हमारी सोवरेनिटी पर साइन किए हुए हैं, सिर्फ वो नहीं है कि पाकिस्तान ने दस्तखत करके दिए हुए हैं कि बलूचिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। हमारे 700 साल से जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, अरब ममालिक हैं, इन सब से जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जो होती रही है कॉरेस्पॉन्डेंस, जो खतो किताबत होती रही है, उस सबके रिकॉर्ड मौजूद हैं। बलूचिस्तान कोई इंडियन स्टेट्स का हिस्सा नहीं था कि आप उसको कहें कि आप इसमें शामिल हो जाएं या उसमें शामिल हो जाएं। 1935 का इंडियन स्टेट्स का जो एक्ट है वो बलूचिस्तान की अप्लाई ही नहीं होता, तो पाकिस्तान किस बुनियाद पर बलूचिस्तान पर अपना दावा करता है? भारत सरकार से आपको अभी तक कोई एश्योरेंस या आश्वासन मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला, ना हमें मिला, ना हमसे पहले जो बलोच आते रहे, हमारे जो सीनियर बुजुर्ग हैं, जो हमारे लीडर हैं, उससे पहले इंडिया आते रहे और इंडिया की जो मुख्तलिफ पार्टी की गवर्नमेंट रही है उनसे दरख्वास्त करते रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले पर आप हमारा साथ दीजिए। 1948 फरवरी में हमारे बुजुर्ग आए थे, बख्शगंज, नेहरू जी से मिले थे, वो अब्दुल कलाम आजाद से मिले थे और उनसे कहा था कि बलूचिस्तान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान और आप इसमें हमारा साथ दें, आप इस पर आवाज उठाएं, आप यूएन में आवाज उठाएं हमारे लिए। तो उन्होंने हमारा साथ नहीं लिया और 1971 में जब पाकिस्तान टूट गया और जो उनकी दो कौमी नजरिए की थ्योरी थी वो तो खलीज बंगाल में डूब गई। पाकिस्तान बनाने वाले बांग्लादेश के लोग थे, बंगाली थे बुनियादी तौर पर, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें की थी और जब उन्हें पाकिस्तान की असलियत का पता चला तो उन्होंने तौबा की। उन्होंने कहा कि हमें कोई ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहाँ हम अपनी जबान में बात नहीं कर सकते, जहाँ हमारे वोट की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ मेजॉरिटी वोट लेके मुजीबुर रहमान जिसको प्राइम मिनिस्टर बनने का राइट है उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया जा रहा। और जब उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई तो पाकिस्तान की फौज ने उन पर हमला कर दिया, 30 लाख बंगालियों का कत्लेआम किया, 5 लाख बंगाली औरतों को, जिनमें सब सारी मुसलमान औरतें थी ज्यादातर, उनको रेप किया, उनका बलात्कार किया। ये सब करने के बाद बंगालियों ने अपना मुल्क उनसे अलग कर लिया। तो वो जो इस्लामी बुनियाद पे एक मुल्क बनाने की बात थी वो तो वही खत्म हो गई। अगर ये इस्लाम है कि इस्लामी फौज जाके मुसलमान औरतों की इज्जत मिट्टी में मिलाए, तो ये इस्लाम किसको जरूरत है? तो इस्लाम की बदनामी है, इस्लाम का गलत इस्तेमाल है। कोई मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता, चाहे इस्लाम हो चाहे कोई और मजहब हो, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सारी गैर इस्लामी हरकत करता है। और इसको जब वो सब खत्म हो गया, बांग्लादेश बना, तो उस वक्त बलूचिस्तान के जो लीडर थे नवाब अकबर खान बिट्टी, उन्होंने कोयटा में प्रोटेस्ट किया, उनके साथ बलोच मौजूद थे कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ खुश नहीं हैं और हमें अपना बलूचिस्तान वापस चाहिए। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात भी की जाकर। इसी तरह जो सिंध है पाकिस्तान में, सिंध के जो लीडर थे मरहूम साईं जीएम सैयद साहब ने जाकर शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात की और उन्होंने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। इन्होंने हमें इस्लाम के नाम पर झूठ बोला था और धोखा दिया था। ये इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ चोर डाकू और लुटेरे हैं, हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। तो सब तैयार थे, मगर उस वक्त जो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा इनफ, हम इसमें आप लोगों का कोई साथ नहीं ले सकता। तभी अगर भारत कोई स्टैंड लेता तो हम इस जुल्म की चक्की में जो पिस रहे हैं हमसे उस वक्त ही छूट जाते हैं। बलूचिस्तान की समस्या इतनी पुरानी है, 75 सालों से जो है उसका समाधान नहीं हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? इसको जिम्मेदारी तो आप देखिए सारी दुनिया की है, सबसे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा की है।
और अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह से यूक्रेन पर अगर रूस की इन्वेजन पर स्टैंड लिया है, वो स्टैंड बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की इन्वेजन पर भी बनता था बराबर, लेकिन हम पर वो इनायत नहीं है इनकी। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है, लेकिन जो हमारे करीबी मुल्क हैं जिनसे हमें तवक्को है, वो भारत है, वो अफगानिस्तान है, ये दो मुल्क हैं, बांग्लादेश है जो हमारे साथी रहे हैं, बंगाली और बलोच, सिंधी, हम लोग पश्तून, हम लोग सब मुश्तरका स्ट्रगल करते रहे हैं। तो जो ये मुल्क हैं, खसूसन भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, हमें इनसे सबसे ज्यादा तवक्को है कि ये हमारा साथ दें। और फिर ये कि जो हमारे जिम्मेदारी की जहाँ तक और बात आती है, वो आप देखिए कि मुस्लिम उम्मा जो है वो बलूचों के कत्लेआम पर खामोश है। बलूचों की मेजॉरिटी मुसलमान है, लेकिन जो मुसलमान बलूच औरतों का बलात्कार पाकिस्तान की फौज करती है तो सारी मुस्लिम उम्मा खामोश है। और जब बलूचों के घरों में कुरान पाक जलाती है पाकिस्तान की फौज, तो उस वक्त भी मुस्लिम उम्मा खामोश है। और हम इस पर हैरान हैं कि ये मुस्लिम उम्मा अपनी ये जिम्मेदारी क्यों महसूस नहीं कर रही कि अगर कुरान पाक स्वीडन में जलाया जाए तो वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर सारे खड़े हो जाते हैं। ये भी कुरान पाक है, ये बलोच के घर में जलाया जा रहा है, पाकिस्तानी फौज आग लगा रही है, तो यहाँ मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? तो ये मुस्लिम उम्मा की भी को भी हम जिम्मेदार समझते हैं कि वो उन्होंने भी पाकिस्तान में जो दंगा मचाया हुआ है इस्लाम के नाम पर, और वो अच्छे से जानते हैं कि ये सारे गैर इस्लामी काम है जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की। आप अपने वर्तमान भारत के टूर में, इस दौरे में कितने लोगों से अब तक मिल चुकी हैं? कितने राजनीतिक दलों से और सत्ताधारी पदाधिकारियों, मंत्रियों से? इसकी तो अभी जो डिटेल है वो आएगी मीडिया के लिए, तो उसमें सबको पता चलेगा कि अभी तो मिलने का सिलसिला जारी है और सभी से हम मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो बात है वो जो जनता है उससे हो रही है। हम अभी तक कुछ ऐसी पॉलिसी जो है वो ये है कि जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, जो किसी भी धर्म के लोग हैं, हम जो हिंदू यहाँ पर संसद हैं उनसे मिले हैं, और जो सिख हैं उनसे मिले हैं, जो मुसलमान आलिम हैं और उनके जो ग्रुप और पार्टीज हैं, पार्टी तो नहीं कह सकते, यानी उनसे मिले हैं। इसी तरह बुद्ध हैं, जैन हैं, पूरे हिंदुस्तान में जितने मजहब के मानने वाले लोग हैं सब हिंदुस्तान के ही बच्चे हैं। तो हम उन सब से मिल रहे हैं और उन सब से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, चाहे आप मंदिर में दुआ करें, चाहे आप गुरुद्वारे में दुआ करें, चाहे आप मस्जिद में, दरगाह में दुआ करें, चाहे आप कलीसिया में, माबद में दुआ करें, पर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुआ करें। जो सरकारें हैं उनको बातें समझने में वक्त लगता है, क्योंकि सरकारें जो होती हैं उनके दिल नहीं होते, वो अपनी मफाद के हिसाब से सोचते हैं, अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हैं। उनका हक है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जो मजहब है और जो लोगों के का रिश्ता है उस पैदा करने वाली जात से, रब्बुल इज्जत से, जो सबका वही एक ही रब है, चाहे वो उसे किसी नाम से बुलाएं, लेकिन वहाँ जब वो अपनी इबादतगाहों में दिल से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुआएं मांगते हैं, तो वो सुनने वाला जो है उस सुनने वाले का दिल रास्तों की तरह, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, राजनीतियों की तरह सख्त नहीं है, वो सुनेगा। तो हम सबसे दुआएं करवा रहे हैं।
आप हमें एक जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ तो सख्त रवैया अख्तियार करती है, लेकिन इस मामले में यह है कि पाकिस्तान की मदद बलूचों को परेशान करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए मदद चाइना भी कर रहा है। तो क्या चाइना शक्तिशाली होने की वजह से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी खुल की मदद नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए, ये तो हम नहीं समझते कि वजह क्या है। वो उसमें जाहिर है कि इंडिया फर्स्ट, हर कोई अपने मुल्क का जो इंटरेस्ट है उसको देखता है, और हम यही समझा रहे हैं, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे यूरोप के मुल्कों पे अभी हम दौरा कर आए, कनाडा की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, और दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन सबसे हम मिल रहे हैं, तो हम उसमें यही रख रहे हैं कि देखो, बलोच की मदद करने का पूरी दुनिया को फायदा है। भारत को तो सबसे ज्यादा फायदा है, लेकिन जहाँ पूरी दुनिया परेशान है इस वक्त आतंक से, वो आतंक जो फैला रहा है, वो उस आतंक को खत्म करने के लिए बलूचिस्तान की आजादी बहुत जरूरी है, और इससे भारत को भी फायदा है। सबसे ज्यादा फायदा भारत ही को है। बांग्लादेश बनने का भी सबसे ज्यादा फायदा भारत ही को हुआ। कुछ लोगों से हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि एक मुस्लिम देश और बन गया, अब बलूचिस्तान आजाद होगा तो एक और मुस्लिम देश बन जाएगा, तो हमें इसका क्या फायदा होगा। बात यह है कि बांग्लादेश बनने का जो है सबसे ज्यादा फायदा भारत ही को हुआ। भारत के वेस्ट और ईस्ट दोनों में अगर इस वक्त चाइना का सीपैक खड़ा होता तो भारत ज्यादा खुश रहता, या कम से कम भारत के ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ शांति है। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत सरकार को G20 की अध्यक्षता मिली है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बलूचिस्तान की आजादी और उसकी हिफाजत के लिए आगे आते हैं तो उनका कद और बढ़ेगा। ऐसे में जो है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या अपेक्षा करेंगी? जी, हमने तो ऑफिशियली उनको मुबारकबाद भेजी है कि ये एक सिर्फ भारत ही के लिए नहीं, इस पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए एक बड़ी इज्जत की बात है कि यहाँ G20 का हो रहा है। तो उसमें अब ये है कि हम भी इसी सत्य के लोग हैं, और जब वो कहते हैं कि डेवलपमेंट विद एजुकेशन, तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन के लिए काम करने वालों को पाकिस्तान की फौज उठा कर ले जाती है और उस्तादों को कत्ल कर देती है, और उस्तादों को इतना परेशान करती है कि वो खुदकुशी कर लें। तो स्कूलों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा किया हुआ है। तो हमारी एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बलोच को एजुकेशन का राइट नहीं है? मैडम, G20 का स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व जो है हमारा घर है, परिवार है। तो ऐसे में बलूचिस्तान की रक्षा ना करके क्या भारत सरकार अपने उस स्लोगन को चरितार्थ नहीं कर पा रही है? जी बिल्कुल। अगर हम आपके कुटुंब का हिस्सा हैं, बलोच 60 मिलियन बलोच इस दुनिया में, आप इग्नोर नहीं कर सकते हमें। आप हमें इंसानियत के दर्जे से गिरा नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। हम हैं, हम जिंदा हैं, और हमें काटा मारा जलाया जा रहा है, और आप इसे देख रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कि सब आपका परिवार है, तो आपके परिवार का एक हिस्सा इस वक्त आग में जल रहा है, नस्ल खुशी का शिकार है। इनके लिए आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आप कुछ लोगों को अपना हिस्सा समझते हैं और कुछ को नहीं समझते। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।